Good evening, friends. We will discuss the second lesson of class 12th, The Diamond Necklace. It is written by G.D. Mopsant. विद्यार्थियों, आज हम डायमंड नेकलेस जो कि G.D. मॉपसेंट के द्वारा लिखा गया है, इसकी समरी देखेंगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी आर मैथिल्डी, a beautiful pretty girl who's married to a clerk. The second character is her husband Loisel, who is a clerk in the Ministry of Public Instructions. The third character is Madame Forestier. She is Mathilde's friend. Friends, we will discuss this story in the form of given points. We will discuss the summary of the given lesson with the help of the given 12 points. Without wasting our time, we will discuss the first point, Mathilde's character. जैसा कि हमने देखा कि इसमें मुख्य रूप से मैथिल्डी, उसका पति लॉइसल और मैडम फॉरेस्टियर इसके मुख्य किरदार हैं। हम इस स्टोरी की समरी करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की मदद लेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मैथिल्डीज कैरेक्टर, मैथिल्डी का चरित्र चित्रण। इस स्टोरी में मैथिल्डी को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्त्री बताया गया है, परंतु उससे पहले उसके बचपन में वह कैसी थी ये हम डिस्कस करते हैं। मैथिल्डी जो है, उसका जन्म एक गरीब क्लर्क के यहाँ होता है। मैथिल्डी दिखने में सुंदर, आकर्षक, प्रिटी गर्ल है, जो कि एक गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह दुर्भाग्य से ही इस गरीब परिवार का हिस्सा बन गई है, क्योंकि उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा नहीं लगता था। मैथिल्डी का अपने जीवन से ज़्यादा उम्मीद आस नहीं थी, क्योंकि उसके पिता के पास ज़्यादा दहेज नहीं था। फिर भी एक लड़की होने के साथ साथ उसकी अपनी शादी से संबंधित बहुत सारी आशाएं थी। जैसे जैसे मैथिल्डी बड़ी होती जाती है, मैथिल्डी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वह और भी सुंदर दिखने लगती है। साथ ही वह अपनी शादी के सपने भी देखना शुरू कर देती है। वह सोचती है कि उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध व्यक्ति से होगा, परंतु वास्तव में ऐसा ना होकर इन्हीं सोचते सोचते उसका विवाह एक छोटे क्लर्क से हो जाता है, जिसका नाम लॉइसल होता है। मैथिल्डी जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और खुद के बारे में सोचने वाली स्त्री थी। वह हमेशा दिखावा करना पसंद करती थी। वह चाहती थी कि वह ऐसा दिखावा करती थी जैसे कि वह बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करती है, बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है, और उसे अपने
गरीबी पर बहुत ही दुख हुआ करता था, वह अपनी गरीबी से बहुत ही नाराज रहती थी। We'll discuss the second point, her point of view about her life and thoughts, her imaginations about his life। यहाँ हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वह अपने जीवन से क्या चाहती थी या वह अपने जीवन के बारे में क्या कल्पना करती थी, क्या सोचती थी। वह हमेशा इस कहानी के अनुसार बताया गया है कि वह हमेशा सोचती थी कि उसका एक बड़ा आलीशान घर होगा जिसमें बड़े बड़े कमरे होंगे और उन कमरों में बड़े बड़े झूमर लगे हुए रहेंगे, साथ ही साथ बड़े बड़े पर्दे जिन पर विशेष प्रकार की डिज़ाइन की हुई होगी, बहुत ही महंगे महंगे पर्दे उनके घर में लगाए जाएंगे। उसका घर इतना बड़ा होगा और साथ ही साथ घर इतना बड़ा होगा कि सामने एक बड़ा सा हॉल होगा जिसमें वह रोज़ाना पार्टी करेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग और स्त्रियां आएंगी जो कि बहुत ही अमीर होंगे। इस प्रकार से वह आगे सोचती है कि उनके घर के बाहर 2 पहरेदार होंगे जो कि आर्म चेयर पर बैठे रहेंगे और घर की पहरेदारी करेंगे। साथ ही साथ वह कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने देंगे। इस प्रकार से वह आगे और सोचती है कि एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल होगी जिस पर वह और उसका पति बैठकर विभिन्न प्रकार की डिलीशियस रेसिपीज़ का आनंद उठाएंगे। वह हमेशा सोचती थी कि बड़े कटोरे में सूप परोसा जाएगा और उसका पति जब उस सूप को टेस्ट करेगा तो वह कहेगा कि इतना बढ़िया सूप उसने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं चखा होगा। इस प्रकार से आगे और सोचती है कि उनका जो भोजन है वह भव्य होगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें खाने को मिलेगी और साथ ही साथ वह सोचती थी कि जब वह भोजन करेगी तो उसे भोजन करने के लिए सोने चांदी के बर्तन लगेंगे। अर्थात वह सोचती थी कि वह जब भी भोजन करेगी तो चांदी और सोने की चम्मच से भोजन करेगी। इस प्रकार से उसके जीवन में वह बहुत कुछ सोचती है, कल्पना करती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। वह इतनी गरीब हुआ करती है कि उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, ना ही उसके पास गाउन हुआ करते थे पहनने के लिए और ना ही अच्छी ज्वेलरी हुआ करती थी। वह सीधे साधारण कपड़े पहनती थी, अतः वह अपनी गरीबी से बहुत ही नाराज़ और दुखी हुआ करती थी। जब वह अपने बराबर की लड़कियों को या स्त्रियों को देखा करती थी तो उसे उन्हें देखकर बहुत ही ईर्ष्या महसूस हुआ करती थी, क्योंकि वह गरीब थी और वह उनके जितना खर्च नहीं कर सकती थी, ना ही वह सुंदर गहने और गाउन और कपड़े खरीद सकती थी। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट हिज हस्बैंड, द थर्ड पॉइंट, हर हस्बैंड। यहाँ हम स्टोरी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम उसके हस्बैंड के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। जैसा कि हमने बताया कि लॉयसल जो कि उसका हस्बैंड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में वह एक छोटे क्लर्क के रूप में काम करता है, जहां पर उसकी सैलरी इतनी ना होती है कि वह एक बड़ा सा घर खरीद सके और अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। अर्थात वह भी एक गरीब ही क्लर्क होता है। इस प्रकार से उसका पति भी गरीब ही होता है, परंतु वह अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करता है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वह चाहता है कि हमेशा उसकी पत्नी खुश रहे और उसे खुश करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से यहाँ उसके हस्बैंड के बारे में इतना ही दिया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसका हस्बैंड स्टोरी में उसको सपोर्ट करता है, जिससे शो होता है कि वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए क्या क्या करता है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट, इन्विटेशन कार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अभी तक तो हमने केवल इंट्रोडक्शन ही देखा था, अब यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि नंबर 4 में आ रहा है इन्विटेशन कार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। इन्विटेशन कार्ड मंत्रालय से। एक दिन मैथिल्डी का पति जब ऑफिस से लौटता है तो अपने साथ एक बड़ा सा एनवेलप लेकर आता है और उसे आकर वह अपनी घर की टेबल पर रख देता है। साथ ही साथ जब वह इनविटेशन कार्ड लेकर आता है तो वह सोचता है कि उसकी पत्नी इस इनविटेशन कार्ड को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी।
जब वह इनविटेशन कार्ड को घर पर रखता है तो वह उसकी पत्नी से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जब उसकी पत्नी इन्वेलप को खोलती है तो वह उसमें देखती है कि यह तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से एक इनविटेशन कार्ड है जो कि बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट, मैथिल्डा's रिएक्शन ऑन सीइंग द इनविटेशन कार्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि मैथिल्डा का पति अपने साथ इनविटेशन कार्ड लेकर आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस अर्थात उसके ऑफिस से होता है। वह उसका पति सोचता है कि मैथिल्डा इसको देखकर बहुत खुश होगी, अचंभित होगी, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब मैथिल्डा उसको देखती है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने पति से क्रोधित होते हुए कहती है कि इसका मैं क्या करूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वह कहता है कि ये जो इनविटेशन कार्ड है बहुत ही कम लोगों को मिलता है, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें यह इनविटेशन कार्ड मिला है, हमें यहाँ चलना चाहिए और तुम तो बहुत ही कम बाहर जाती हो। परंतु इस पर वह क्रोधित होते हुए कहती है कि मैं वहाँ चलूँ तो कैसे चलूँ, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए ना ही अच्छे वस्त्र है और ना ही ज्वेलरी है। वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स की पत्नियाँ आएगी, बड़े बड़े लोग आएंगे और उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इस प्रकार से वह उस इनविटेशन कार्ड को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और साथ ही साथ वह अपने पति से कहती है कि तुम चाहो तो इस इनविटेशन कार्ड को अपने किसी कलीग को दे दो जिनकी पत्नियों के पास बहुत अच्छे वस्त्र है और पहनने के लिए बहुत सारी ज्वेलरी है, यह मेरे किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से वह इनविटेशन कार्ड को ठुकरा देती है। इससे उसका पति थोड़ा दुखी होता है, अतः वह अपनी पत्नी को उसकी मदद करने की कोशिश करता है। नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट नंबर 6, हर हस्बैंड्स हेल्प। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसका पति जो है अपनी पत्नी की मदद करता है। अतः वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए। इस पर मैथिल्डा जो है वह कहती है कि वहाँ जाने के लिए एक अच्छा गाउन होना चाहिए जिसको पहनकर वह वहाँ जा सके। इस पर उसका पति उससे पूछता है कि एक गाउन की कीमत क्या होगी। इस पर वह थोड़ा सोचकर, थोड़ा कैलकुलेशन करके कहती है कि लगभग 400 फ्रैंक में एक अच्छा सा गाउन आ जाएगा। अब वह निश्चय करता है कि वह अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा गाउन खरीदेगा। अतः वह अपनी बंदूक खरीदने के लिए जमा किए हुए रुपयों से अपनी पत्नी के लिए एक गाउन खरीद लेता है और इस प्रकार से वह अपनी पत्नी के लिए गाउन खरीद लाता है। यहाँ से सब कुछ खत्म नहीं होता है। अब जैसे जैसे दिन उस पार्टी में, उस जलसे में जाने के लिए करीब आते हैं, वैसे वैसे मैथिल्डा और भी दुखी होना शुरू हो जाती है। अतः उसका पति फिर से पूछता है कि अब तो तुम्हारे पास पहनने के लिए गाउन है, अब तुम क्यों दुखी हो, अब तो तुम्हें चलने की तैयारियां करनी चाहिए। परंतु इस प्रकार से दिन व्यतीत होते जाते हैं, 2-3 दिन ही बचे रहते हैं उस जलसे में जाने के लिए और उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए ज्वेलरी नहीं है। इस पर मैथिल्डा का पति कहता है कि क्यों ना तुम अपनी मित्र मैडम फोरेस्ट्रियर से, जो कि बहुत ही अमीर है, उनसे कुछ ज्वेलरी उधार ले लो, उनसे कुछ गहने उधार ले लो और हम जब जलसा कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से आकर उन्हें पुनः लौटा देंगे। यह सुझाव मैथिल्डा को पसंद आ जाता है और वह जो है अपने पति की बात मानकर मैडम फोरेस्ट्रियर, जो कि उसकी बहुत ही अच्छी मित्र हुआ करती है, उनके पास जाती है और उनसे गहनों की मांग करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका पति उसको सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है। अब हम पॉइंट नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉल। यहाँ इसको मैंने हाईलाइटेड भी किया है। इसका अर्थ होता है बड़ा जलसा, जिसमें नृत्य, विशेष समाज के लोग मिलकर नृत्य, ऐसा जलसा, बड़ी पार्टी मान सकते हैं हम इसको। बॉल का अर्थ होता है बड़ी पार्टी या बड़ा जलसा। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉल। अब हम उस पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर मैथिल्डा और उसका पति जाता है। जैसा कि हमने देखा कि मैथिल्डा जो है, अभी तक हमने जो पढ़ा या हमने समझा कि मैथिल्डा जो है अपनी
दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है। जब वह जाती है तो मैडम फॉरेस्टियर उसको अलग अलग प्रकार के गहने जो है दिखाती है, परंतु बहुत सारे गहने के मैथिल्डी को एक डायमंड नेकलेस पसंद आता है। वह उसके साथ कुछ और ज्वेलरी लेकर अपने घर आ जाती है और बॉल में जाने की तैयारी करती है। जब दोनों पति पत्नी बॉल में जाते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग जो है मैथिल्डी और उसके पति की ओर आकर्षित होते हैं। स्पेशली मैथिल्डी की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि वह पहले से ही सुंदर थी और साथ ही साथ उन गहनों और गाउन में वह और भी आकर्षक दिखाई दे रही थी। जब वह अपने पति के साथ डांस करती है तो वहाँ पर सभी ऑफिसर्स और साथ ही साथ ऑफिस का मिनिस्टर भी उसको नोटिस करता है और वह भी उससे आकर्षित होता है और टिप्पणी करता है। इस प्रकार से मैथिल्डी जो है वह उस गाउन में और ज्वेलरी में बहुत आकर्षक लगती है और ख़ुद पर गर्व महसूस करती है। जब उसे पता चलता है कि सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो इससे वह और भी गौरवान्वित महसूस करती है। दूसरी साइड जो मैथिल्डी का पति होता है वह थक जाता है और थक कर वह एक रूम में अपने कुछ दोस्तों के साथ आराम करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर सो जाता है। इस प्रकार से मैथिल्डी लगभग अपने दोस्तों के साथ और वहाँ मौजूद ऑफिसर्स और उनकी पत्नियों के साथ लगभग 4 बजे तक नृत्य करती है और पार्टी का आनंद उठाती है। नाउ वील डिस्कस द पॉइंट नंबर 8 फेयरवेल फ्रॉम द बॉल। अब हम जो है इस स्टोरी के पॉइंट नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वह वहाँ से विदा होते हैं, उस बॉल से, उस जलसे से किस प्रकार से मैथिल्डी और उसका पति विदा होते हैं। जब लगभग 4 बजे जाते हैं और वे वहाँ से लौटने का निर्णय लेते हैं तब सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुनकर। इस पर जो मैथिल्डी है वह भी गौरवान्वित महसूस करती है। सुबह का समय हो जाता है और थोड़ा ठंड होता है, इसके कारण मैथिल्डी का पति उसे एक शाल ओढ़ा देता है और इस प्रकार से दोनों वहाँ से एक गाड़ी के द्वारा अपने घर लौट आते हैं। जब मैथिल्डी घर आती है तो वह घर आकर शीशे के सामने खड़ा हो जाती है और ख़ुद को निहारती है शीशे में और ख़ुद पर गर्व महसूस करती है। इतने में ही उसकी नज़रें जो है उसके गले पर जाती है। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस द पॉइंट नंबर 9 लॉस्ट ऑफ द डायमंड नेकलेस। दोस्तों अब हम जो है हमारा पॉइंट नंबर 9 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से डायमंड नेकलेस लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि वहाँ से आने के बाद मैथिल्डी जो है शीशे में खुद को देखती है और देखने पर अपने गले पर जब उसकी नज़र जाती है तो वह देखती है कि उसके गले से नेकलेस जो है, डायमंड नेकलेस जो है गुम हो जाता है। इस पर वह जोर से चिल्लाती है। इस पर उसका पति आता है और पूछता है क्या हुआ, तो वह अपने पति को बताती है कि डायमंड नेकलेस नहीं है उसके पास। इस पर वह सबसे पहले अपने स्कर्ट के फोल्ड में और इधर उधर डायमंड नेकलेस को ढूंढने का प्रयास करती है, परंतु उसे डायमंड नेकलेस नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। इस पर वह बोलती है कि शायद कहीं स्ट्रीट में तो नहीं गिर गया हो, कहीं गली में तो ना गिर गया हो, मगर उसका पति कहता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती। इस पर उसका पति अंदाज़ा लगाता है कि कहीं वह गाड़ी में तो नहीं छूट गया है क्या, और पूछता है साथ ही साथ अपनी पत्नी से कि क्या तुमने उस गाड़ी के नंबर लिए, नोट किए। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वह जो है निर्णय लेता है कि वह पैदल ही उस जलसे तक जाएगा और डायमंड नेकलेस को ढूंढने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से डायमंड नेकलेस जो है गुम हो जाता है और उसका पति जो है उसको ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है और मैथिल्डी जो है अपने घर में बैठ जाती है। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस द पॉइंट नंबर 10 ट्राइंग टू फाइंड द डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस को पाने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना। अब जैसा कि हमने देखा कि उसका पति जो है वह डायमंड नेकलेस को ढूंढने के लिए पैदल ही अपने घर से रवाना हो जाता है और उस जलसे में जाकर ढूंढता है। जब वह पुनः अपने घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी को दुखद समाचार सुनाता है कि उसे डायमंड नेकलेस नहीं मिला। इस पर दोनों ही मिलकर पुलिस स्टेशन और साथ ही साथ न्यूज़ एजेंसी जाकर न्यूज़पेपर में इश्तिहार देते हैं, ऐड देते हैं और साथ ही साथ एक इनाम भी रखते हैं कि जिसको भी डायमंड नेकलेस मिलेगा उसको एक विशेष उपहार दिया जाएगा, तोहफा दिया जाएगा। इस प्रकार से वह उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु दिन बीतने के साथ साथ
किसी प्रकार से उस डायमंड नेकलेस की कोई खबर उन्हें नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार से डायमंड नेकलेस गुम हो जाता है। अब वह निर्णय लेते हैं कि वह उसी के जैसा डायमंड नेकलेस कहीं से अरेंज करेंगे या दूसरे डायमंड नेकलेस जो उसके जैसा दिखता हो उसको खरीदने का प्रयास करेंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ उसका पति जो है उसको मैथिल्डी को एक सुझाव देता है कि वह अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को एक पत्र लिखे, जिसमें लिखे कि उनका डायमंड नेकलेस का कुछ हिस्सा टूट गया है, जिसको वह रिपेयर करवा कर उन्हें पुनः लौटा देगी, जिसमें कुछ दिन लगेंगे। इस प्रकार से उसका पति कहता है कि तुम अपनी मित्र को इस प्रकार से एक पत्र लिखो जिससे हमें कुछ समय मिल जाए और हम उसी के जैसा दूसरा गोल्डन नेकलेस ढूंढ सके और उसको खरीद सके। यह सुझाव मैथिल्डी को पसंद आता है और वह बिल्कुल ऐसा ही करती है। इस प्रकार से उन्हें कुछ समय मिल जाता है और वह बाज़ार जाकर उसी के जैसा डायमंड नेकलेस ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत ही प्रयास के बाद उन्हें एक दुकान पर इस प्रकार का डायमंड नेकलेस प्राप्त हो जाता है, परंतु उसकी कीमत जो है 40,000 फ्रैंक होती है। इतना रुपया उनके पास नहीं होता है, इतना रुपया उनके पास नहीं होता है क्योंकि दोनों ही बहुत गरीब थे। परंतु मैथिल्डी के पति लॉयसल के पिता ने लॉयसल के लिए कुछ रुपए छोड़े थे और साथ ही साथ लॉयसल ने भी कुछ रुपए जमा किए थे। इस प्रकार से उसके पास 18,000 फ्रैंक जमा थे। वह जब उस नेकलेस का दाम सुनते हैं तो वह अचंभित रह जाते हैं, परंतु थोड़ा मोल भाव करने पर वह 36,000 में दुकानदार जो है उन्हें देने का निर्णय करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास केवल 18,000 फ्रैंक ही थे, अतः वह निर्णय लेता है कि 18,000 फ्रैंक का वह लोन लेगा और उसे चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अतः वह 18,000 फ्रैंक जो है लोन ले लेता है और इस प्रकार से वह डायमंड नेकलेस को खरीद लेते हैं। अब जो है मैथिल्डी एक बॉक्स में उस डायमंड नेकलेस को रखकर अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को पुनः लौटा देती है और वहां से दुखी होकर लौट आती है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 11, मैथिल्डी आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद या 10 सालों के बीच मैथिल्डी के साथ क्या हुआ। हमने अभी तक देखा कि डायमंड नेकलेस गुम हो जाता है और उसको चुकाने के लिए उसके पति को मैथिल्डी को एक बड़ा लोन लेना पड़ता है और उसको चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। इसके कारण, उस लोन के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और एक छोटे घर में उन्हें जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और साथ ही साथ मैथिल्डी को घर के सारे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार से वह घर के सारे काम स्वयं ही किया करती थी, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और साथ ही साथ बाजार से सामान लेकर आना। इस प्रकार से वह सारे काम किया करती थी। इस प्रकार से 10 सालों तक उसका जीवन जो है बहुत ही बद से बदतर हो गया था। 10 साल के बाद जब मैथिल्डी खुद को देखती है तो वह पाती है कि वह बहुत ही वृद्ध हो चुकी थी और इस प्रकार से एक दिन जब मैथिल्डी बाहर मार्केट जाती है तो उसे मैडम फॉरेस्टियर दिखाई देती है, जो कि अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है। जब वह उन्हें देखती है तो वह उन्हें आवाज़ लगाती है। इस पर मैडम फॉरेस्टियर मैथिल्डी की ओर देखकर अचंभित हो जाती है, क्योंकि वो मैथिल्डी इतनी परिवर्तित हो चुकी थी कि मैडम फॉरेस्टियर तक उसे पहचान नहीं पाई थी। वह उसके पास आकर कहती है कि तुमने मुझे क्यों आवाज़ लगाई, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। इस पर मैथिल्डी कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गई हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं तुम्हारी मित्र हूँ। तुम्हें याद होगा मैंने 10 साल पहले तुमसे गोल्डन एक डायमंड नेकलेस उधार लिया था और उसको चुकाया था। तभी मैडम फॉरेस्टियर को याद आता है कि मैथिल्डी तुम तो बहुत ही परिवर्तित हो चुकी हो, तुम तो बहुत बदल गई हो, तुमने अपनी क्या स्थिति कर ली है। तो यहाँ पर मैथिल्डी कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। इस पर मैडम फॉरेस्टियर थोड़ा अचंभित होते हुए कहती है, मेरे कारण कैसे। तब मैथिल्डी कहती है कि तुम्हें याद होगा कि मैंने 10 साल पहले तुमसे एक डायमंड नेकलेस उधार लिया था और पुनः लौटा दिया था, परंतु तुम्हें इसके पीछे की कहानी पता नहीं है। इस पर मैथिल्डी उसको कहती है कि जब मैंने तुम्हारा
डायमंड नेकलेस लिया था, तो उसी रात वह डायमंड नेकलेस गुम हो गया था। और उस डायमंड नेकलेस को पुनः जब हमने मार्केट से ख़रीदा, बाज़ार से ख़रीदा, तो वह बहुत ही महंगा था और इसके कारण हमें कुछ उधार लेना पड़ा और उसको चुकाते चुकाते आज मेरी ये स्थिति हो गई है। इस पर मैडम फॉरेस्टियर मन ही मन बहुत हंसती है और हंसते हुए वह कहती है कि वह तो नकली था। इस प्रकार से इस स्टोरी का अंत हो जाता है। यहाँ पर हमने पाया कि एक झूठे दिखावे के कारण किस प्रकार से मैथिल्डी और उसके पति को कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ द समराइजेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। आई थिंक you all understand, you all have understood the story. Now I will send you the PDF format of the question answer of this story. You will have to complete your fair copy with the help of the PDF format of the chapter. Thank you friends.